राजनाथ ने जिन नेताओं को जगह मिली बात करें मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की, तो किस तरीके का संतुलन है, क्या वाकई ये टीम संतुलित है, क्या माया से निकाला जाए, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविकांत कौशिक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। रविकांत, बहुत स्वागत है आपके साथ में न्यूज पर। जी, राजनाथ सिंह जी की टीम में जो चयन किया गया है वो समन्वय को पूरा ध्यान में रखा गया है और नई टीम को शामिल किया गया है। यहाँ जरूर कुछ रोक में नाराजगी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद रमेश बैस है, यहाँ पर नंद कुमार शाह वरिष्ठ नेता है, यहाँ पर इसके अलावा और भी वरिष्ठ नेता हैं जिनको स्थान न देकर के सरोज पांडे को स्थान दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे को जो स्थान जो मिला है छत्तीसगढ़ से, उसमें एक चीज ये भी कहा जा सकता है कि सरोज पांडे के काफी समय से उनकी जो काबिलियत है उसको सम्मान नहीं मिला था, परंतु इस बहाने उनको काबिलियत को सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे को एक स्थान मिलने के कारण उनके विरोधी या कुछ राजनाथ सिंह के जो विरोधी, क्योंकि यहाँ भाजपा में कई गुट हटी है, भाजपा में अलग अलग तरीके के लोग हैं जो अलग अलग तरीके से दिल्ली को बिलोंग करते हैं और दिल्ली में अलग अलग नेताओं के पीछे वो भी चलते हैं। इस नाते से कुछ लोगों को नाराजगी जरूर रहता है। तो छत्तीसगढ़ को हाशिए में डाला गया है। छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों को और मौका मिलना चाहिए था। राजनाथ सिंह की टीम वैसे अगर पूरी टीम को अगर देखा जाए तो पूरी तरह संतुलित टीम कहा जाएगा, क्योंकि उनकी जो मंशा थी, एक सवाल यह भी है कि राजनाथ सिंह जी पहले कह चुके थे कि कोई भी चीफ मिनिस्टर यदि संसदीय बोर्ड में नहीं है तो उसके नाते नरेंद्र मोदी को नहीं रखेंगे, परंतु अब जो नरेंद्र मोदी को रखे तो इसके पीछे कहानी और भी बहुत कुछ है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे को जो स्थान मिला है वो सरोज पांडे की काबिलियत को स्थान मिला है, लेकिन उसने छोटे मोटे महापौर के चुनाव से लेकर विधायक और विधायक से लेकर के संसद तक के दहलीज को कदम रखा और काफी संघर्ष करके रखा है। उसका कुछ उसके विरोधी लोग जरूर विरोध कर रहे हैं, तो देखा जाए तो योग्यता के हिसाब से उसकी काबिलियत को जरूर सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ के जहां तक सवाल है, पहला शुक्ला बहुत कद्दावर नेता है, बहुत ये रही है। तो छत्तीसगढ़ से एक चीज ये भी है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के बहुत से जो नेता हैं वो दिल्ली में दिल्ली पार्टी के मुद्दे हो चाहे जनहित के और भी कई मुद्दे हों, कई बार उनको देखा गया कि सही समय पर सही तरीके से आवाज नहीं उठा पाते हैं। शायद इसी कारण से यहाँ पर उतना ज्यादा महत्व नहीं दिएगा, पर छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे को जो स्थान मिला है, जब उसकी काबिलियत को स्थान मिला है, ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके क्या मायने निकाले जाए, जिस तरह के संतुलन की बात की जा रही है, क्या वाकई संतुलित माना जाए, जिस तरह की जो जगह मिली है नेताओं को वाकई संतुलित है? देखिए, संतुलन तो मध्य प्रदेश में किया गया था, तो अब ये भी है कि आजकल राजनीति में एक चलन चलता है कि किसी भी नेता को पार्टी में हासिल नहीं आने जाता है, इसलिए उसके चेक एंड बैलेंस के लिए कुछ लोगों को आगे किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत से लोग मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तुलना पर आगे आने की कोशिश कर रहे थे, परंतु यहाँ पर सरोज पांडे को जुड़ चुके हैं सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी उपाध्यक्ष है। सच्चिदानंद जी, बहुत स्वागत है आपके साथ न्यूज पर। धन्यवाद जी। जिस तरीके से राजनाथ टीम सामने आई है, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की भी, कि किस तरीके से संतुलन बनाने की कोशिश की, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या मानते हैं, वाकई संतुलन बैठा है सही रूप से या कहीं मान्यता पकड़ने की कोशिश की गई है? ये जो है पूरे आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो टीम बनाई गई, केंद्र में राजद की सरकार बने, इस दृष्टि से बहुत ही संतुलित और युवाओं को जिस प्रकार से महत्व दिया गया है, तो ये आगामी दृष्टि से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार बने हैं। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ से श्री सरोज पांडे जी को जो राष्ट्रीय महिला मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है, महिलाओं में निश्चित रूप से एक संदेश जो है छत्तीसगढ़ में और उसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में मिलेगा। महिला मतदाता यहाँ पर ज्यादा है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ सिर्फ एक ही महिला नेता को, जो कि सरोज पांडे, उनको जगह मिली है, बाकी नेताओं को नजरअंदाज किया गया है, खासतौर पर रमेश बैस को भी तीनों जगह नहीं दी गई। नाराजगी उनको जायज है, क्या कहना है आपका? वैसा नहीं कहा जा सकता। सब नेताओं का कहीं न कहीं उपयोग जो है पार्टी में सदैव होता रहता है, और भी अनेक नियुक्तियां हो सकती है जिसमें सबकी सहभागिता हो सकती है। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हर बार सबको अवसर मिल जाए, ऐसा होता भी नहीं है। समय समय पर सबकी उपयोगिता, सबके
महत्व को स्वीकार किया जाता है, उसका उपयोग भी पार्टी में उनकी कार्यक्षमता का किया जाता है। वो अटल जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ सोचा होगा सबके बारे में, भविष्य की योजना भी सोची होगी, सबको काम में किस प्रकार से लगाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श हुआ होगा, उसके बाद ये टीम बनी होगी। जी बिल्कुल, सबसे पहले जिससे मैं अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी का यही कहना है कि राजनाथ जी ने कुछ सोचा होगा, तो क्या ये माना जाए कि क्या पार्टी एक पद और एक व्यक्ति के नाम पर चल रही है? अगर ऐसा है तो फिर मोदी को क्यों इतनी बड़ी जगह दी गई? मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें कार्यकारिणी में जगह मिली है। नरेंद्र मोदी जी का जो भी पद है, जिस प्रकार से उनका, जिन्होंने तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है, तो उनकी योग्यता का लाभ पूरे देश को मिले इस दृष्टि से। और किसी को समय समय पर बढ़ाने की भी बात होती है, किसी को उनकी योग्यता का लाभ भी पार्टी को मिले, संगठन की क्षमता का, उनके प्रशासनिक पकड़ का, ये दृष्टि से है जो आवश्यकता इस बात की है, इस दृष्टि से माननीय अध्यक्ष जी ने ये सब पहल की है। इसका लाभ आगामी समय में मिलेगा और निश्चित रूप से इस लक्ष्य को लेकर शिवराज सिंह चौहान को रखते हैं। शिवराज सिंह चौहान को भी जगह मिल सकती थी, हालांकि राहुल जी ने कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। क्या कुछ वजह आप कहेंगे, क्या इसके पीछे पावर पॉलिटिक्स काम कर रही है? कहीं जो पावर नरेंद्र मोदी के पीछे चल रहा है, नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में बहुत पावरफुल व्यक्ति माना जाता है, तो क्या ये माना जाए कि उनका पावर काम किया, नरेंद्र मोदी को भी जगह मिली और उनके खास विजय शाह को भी जगह मिली है? राजनीति में अवसर सबको मिलता है जी। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पार्टी के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया है जी अपना जी, तो उनकी त्याग तपस्या, उनके अनुभवों का लाभ जो मिले, शिवराज जी भी पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए, उनके उसको देखते हुए पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, उससे वे संतुष्ट है। कोई असंतुष्ट के बाद बहुत कुछ किया है। अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान को, तो क्या आप उन्हें कहते रहते हैं शिवराज जी की कोशिश है वो कम नजर आती है आपको? शिवराज जी भी लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से मैं भी उनके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उस जिम्मेदारी को निर्वहन करना ये शिवराज जी के भी आचार व्यवहार में है, ऐसी बात नहीं है। और पार्टी इनका लगातार सभी स्तरों पर संगठन में, सत्ता में उपयोग समय समय पर करती आई है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रांतीय स्तर तक के उनको उनके अनुभवों का, उनकी कार्य क्षमता का उपयोग, और भविष्य में पार्टी करेगी भी। ऐसा नहीं है कि उनका देखी गई रखी जा रही है, भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जगह मिले। बहुत शुक्रिया सच्चिदानंद के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लाने के लिए। लेकिन यहाँ ये जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से सच्चिदानंद जी का जवाब सामने आया है, कहीं ना कहीं मोदी को तो पावरफुल मानते हैं, लेकिन जो जवाब से हम आंक सकते हैं वो ये कि शिवराज सिंह चौहान की जो उपलब्धियां है उसे कहीं ना कहीं कम आंक पा रहे हैं, जिससे जाहिर है नाराजगी न सिर्फ प्रदेश को होगी बल्कि खुद मुख्यमंत्री को भी होगी। खबर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, सामने न्यूज स्पेशल जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी। न्यूज स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में टीम राजनाथ की जो नई टीम बनाई गई है उसमें मध्य प्रदेश के नेताओं को खासी जगह मिली है। इससे खुशी जरूर है, लेकिन आंकड़ों को कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से टीम में जगह नेताओं को मिली है क्या वो वाकई संतोषजनक है, वाकई खुश होने लायक है, या फिर इसके पीछे क्या मायने हैं। हमारे साथ लगातार रविकांत कौशिक जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रविकांत जी, उमा भारती पदयात्रा के मुद्दे पर आते हैं। उमा भारती ने मध्य प्रदेश में सत्ता में बीजेपी को लाने के लिए क्या कुछ किया, ये किसी को याद करने की भी जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है। और वही प्रभात झा की भी अगर हम बात करें तो उनके लिए अच्छे खासे एक पोजीशन थी, वो खुद प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे और यह भी की जा रही थी कि वो दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन सकता था। हालांकि राजनीतिक समीकरण जो बने उससे पूरी स्थिति बदल गई, लेकिन वो भी अपने आप में एक बड़ी जगह रखते थे। लेकिन उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया और भारती को भी उपाध्यक्ष बनाया गया। आपको लगता है कि इन्हें महासचिव का पद दिया जाना चाहिए था? जी, आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हो कि उमा भारती आज की तारीख में महासचिव होनी चाहिए थी। पहले ये चीज ये भी था कि उमा भारती पार्टी से बाहर चली गई थी और उमा भारती बहुत तेज चला रही थी। ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए जब उमा भारती जिस प्रकार से पार्टी को एक बैठक
दिल्ली की एक बैठक में छोड़ करके निकली थी, उस कसम को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो भाजपा में एक चीज जो आजकल वो कांग्रेस की एक बीमारी निकल की जो ज्यादा पावरफुल है उसको चेक एंड बैलेंस में रखा गया और उसी चेक एंड बैलेंस के तहत एक एडजस्टमेंट करते हुए संतुलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए उमा भारती मध्य प्रदेश में बहुत पावरफुल नेता है, इसको कोई नहीं बता सकता। तो उसी बात को ध्यान में रखते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो गया, इसलिए उसको महासचिव न बना करके उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रभात झापा भी जो है वो भी एक पावरफुल और कट्टर नेता है और एक वजनदार नेता है और काफी संघर्षशील नेता है, उसकी संघर्ष की गाथा को कोई नकार भी नहीं सकते। परंतु यही एक बात है कि कोई हो जाए, इसलिए सबको संतुलित रखने की दृष्टि से उन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया है, संयुक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में तो संतुलन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा क्या हुआ? आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नाराजगी नेताओं में दिखाई दे रही है, सिर्फ एक महिला को जगह मिली है, बाकी सबको नजरअंदाज किया गया। आपको नहीं लगता कि इस नाराजगी का नकारात्मक असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? निश्चित रूप से इस नाराजगी का नकारात्मक असर जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भविष्य में पड़ेगा। तो एक चीज यह भी है कि सरोज पांडे को जिस प्रकार का जो पद जो मिला है उससे महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, उसके युवापन को ध्यान में रखते हुए उसके संघर्ष को सम्मान किया गया है। तो आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि इसका सकारात्मक कम नकारात्मक असर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के अंदर गुटबाजी जो है वो और भी बढ़ेगी इससे। बिल्कुल, गुटबाजी तो बढ़ेगी जिससे पार्टी को खासा नुकसान होने की यहाँ पर जो आशंका है वो दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या तरीका अपनाना होगा, पार्टी किस तरीके से इस स्थिति को संभालेगी, क्योंकि बिल्कुल भी इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता इसके नकारात्मक असर को। राज्य में इस साल विधानसभा का चुनाव है, पिछले चुनाव में भी पार्टी एक सीट नुकसान करके सरकार कर रही है। 2003 की चुनाव 2003 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी 2008 में जो सरकार बनाई वो एक सीट कम करके बनाई थी। उसके बाद भी घर सुधार अभियान की इनकी जरूरत थी। इनका घर सुधार अभियान 2011 से शुरू होना था, वो अभी ठंडे दस्ते में पड़ा हुआ। यहाँ पर बहुत सारी स्थितियां, बहुत अलग अलग स्थितियों पर बदली हुई और विसंगतियां भी खूब है। विसंगतियों को इनको दूर करना होगा, तब तक ये हैट्रिक की आगे बढ़ेंगे, अन्यथा इनके लिए नुकसान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया रविकांत जी, साधा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संतुलन मध्य प्रदेश में बना है वही असंतुलित नजर आ रही है पूरी जो टीम है छत्तीसगढ़ में। नाराजगी है जिससे हमने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहा था, छत्तीसगढ़ में ऐसा भी बहुत से नेता है जो शुरू से लेकर के आज तक की स्थिति पर पार्टी को पहुंचा है। वैसे कई प्रकार के नेताओं को राजनाथ सिंह ने दरकिनार किया है, जिसका हमको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। वहां पर सरोज पांडे के नेता को एक प्रश्न बात नहीं जा सकती है, परंतु सरोज पांडे के साथ में एक ये भी है कि सरोज पांडे को पार्टी में स्थान देने के साथ साथ एक चीज ये भी है कि अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री के लिए भी एक घंटी बजी हुई है, जिसकी कहानी को रमन सिंह समझते हैं भी उसको ध्यान में रखते हुए राजनीति करेंगे, ये समझ में आता है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो राजनीति है वो किसी एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया रविकांत जी साधना न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। साधना न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए साधना न्यूज।